नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और उसके बाद हम अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। अभी जो आपके सामने टेबल आई है, ये स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TiX4, VF5 और CrF6 में प्राप्त होती है। Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती, परंतु MnO3F ज्ञात है और Mn के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राइहैलाइड नहीं बनाते। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है, जैसे कि COF3 के संदर्भ में, या उच्च सहसंयोजक यौगिक जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंध एंथैल्पी के कारण होती है। अब अगर हम अगली टेबल के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ये टेबल दर्शाती है जितने भी धातुओं के ऑक्साइड हैं उनको। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। तो आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता की। संक्रमण धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता व्यापक रूप से परिवर्तनशील है। बहुत सी धातुएं पर्याप्त वैद्युतधनीय हैं तथा खनिज अम्लों में विलेय हैं, जबकि कुछ धातुएं उत्कृष्ट हैं जो कि साधारण अम्लों द्वारा प्रभावित नहीं होती। कॉपर धातु को छोड़कर प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो 1M H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ चुंबकीय गुणों की। तो 3 तरह के चुंबकीय गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे चुंबकीय गुणों की। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकत्व, जिसे हम अंग्रेजी में डायामैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। जो दूसरा होता है वो उसे कहते हैं अनुचुंबकत्व, जिसे हम अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे लोह चुंबकीय होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स का, तो वो है आपका आयरन, आपका निकल और कोबाल्ट। वास्तव में लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप है। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय हैं। अनुचुंबकत्व की उपस्थिति अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके होने के कारण पैरामैग्नेटिज्म होता है। आप यहाँ पर किसी भी तत्व का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हिंदी में चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ पर μ = √n(n+2) होता है। यहाँ पर जो n है वो अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको n की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे μ की वैल्यू पूछेंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपको μ की वैल्यू दे दें और n की वैल्यू आपसे पूछें। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हमने बात करी चुंबकीय गुणों की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंगीन आयनों के बनने की। जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा, जिसे हम अंग्रेजी में एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन कहते हैं, उसका मान
अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र में स्थित होती है। दृश्य प्रक्षेत्र को विजुअल रीजन कहते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। अब हम बात करेंगे संकुलन यौगिकों के बनने की। संकुलन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से बंधन करके संकुलन स्पीशीज बनाते हैं, जिनमें अपने अभिलक्षणिक गुण होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं संकुलन यौगिकों के, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरकीय गुणों की। संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यही गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D एवं 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। ऑक्सीकारक अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती हैं। अब हम बात करेंगे अंतराकाशी यौगिकों के बनने की। जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे H, N या C संपाशित हो जाते हैं तो अंतराकाशी यौगिकों की रचना होती है। ये यौगिक सामान्यतया असमीकरणमितीय होते हैं तथा न तो आयनी होते हैं और न ही सहसंयोजी। इसका कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे कि TiC, Mn4n, Fe3H और VH0.56। ये कुछ अंतराकाशी यौगिक होते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रातुओं के बनने की। मिश्रातु विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होते हैं जो कि धातुओं के सम्मिश्रण से प्राप्त होते हैं। मिश्रातु समांगी ठोस विलयन हो सकते हैं जिनमें एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणुओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। इस प्रकार के मिश्रातुओं की रचनाएं उन परमाणुओं द्वारा होती है जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो। तो ये हमने बात करी मिश्रातुओं के बनने की। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ी। उसके बाद हमने अन्य भौतिक गुणों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीजों को दोबारा से रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।